हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारी आज के इस हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा मस्कुलर टिश्यू, यानी कि पेशीय ऊतक के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि यहां पर हम पेशी की बात कर रहे हैं, यानी कि मसल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मसल्स में क्या है, जनरली जो मसल्स हैं वो क्या कर रही हैं, हमारे शरीर का जो है एक तरह से कहते हैं कि ढांचे में सहायता कर रही हैं, क्योंकि हमारी जो अस्थियां हैं उनसे क्या जुड़ा हुआ है, उनसे यही पेशियां अर्थात मसल जो है वो जुड़े हुए होते हैं। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो मस्कुलर टिश्यू है, यानी कि जो पेशीय ऊतक है वो किनसे मिलकर बने हैं, जो मसल्स की कोशिकाएं हैं उनसे मिलकर बने हैं। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट पूरी चर्चा करने वाले हैं किस पे, मस्कुलर टिश्यू पे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी हेडिंग नोट डाउन करते हैं, जो क्या है, जो है हमारी पेशीय ऊतक। क्योंकि हम चैप्टर कौन सा ले रहे हैं, हम चैप्टर ले रहे हैं एनिमल टिश्यू। ठीक है, अब इसी पेशी ऊतक को हम किस नाम से जानते हैं, इसी पेशी ऊतक को हम मस्कुलर टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। क्या लिखेंगे हम यहां पर, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। अब देखिए, ये जो मस्कुलर टिश्यू है ये क्या कर रहा है, ये हमारे शरीर की जो अस्थितंत्र है, ठीक है, अस्थितंत्र और जो बाह्य त्वचा है, ठीक, अस्थितंत्र और त्वचा के दोनों के मध्य में, यानी कि बोन और हमारे त्वचा के मध्य में क्या कर रहा है, यह उपस्थित होता है। एक तरह से क्या है, मसल्स का हम कह सकते हैं कि जाल उपस्थित होता है, इन पेशियों का जाल उपस्थित होता है, जो क्या कर रहा है, हमें जो हमारे बोन से जुड़कर, यानी कि अस्थितंत्र से जुड़कर क्या कर रहा है, शरीर के ढांचे को तैयार कर रहा है, हम यह भी कह सकते हैं। दूसरी चीज ये क्या है, ये जो है पेशी जो कोशिका है, ये पेशी कोशिकाएं क्या है, हम कह सकते हैं कि जो मसल्स हैं ये कई कोशिकाएं, यानी कि मसल सेल से बनकर जुड़ी हुई रहती हैं, या इनसे कह सकते हैं हम कि जो मसल सेल्स हैं उनसे ये निर्मित होती है, क्या, पेशी ऊतक। क्योंकि हमने ऊतक के बारे में क्या पढ़ा है, बहुत सारी जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वह सब का क्या होगा, एक जगह संयोजित होकर, एकजुट होकर क्या बनाती है, किसका निर्माण करती हैं, टिश्यू का, यानी कि ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं यह हमारे शरीर के अस्थितंत्र व त्वचा के मध्य में स्थित होती है। स्थित होती है तथा यह शरीर के अंतः आवरण को बनाने में सहायक होती है। सहायक होती है। ठीक है, दूसरी चीज, अगले पॉइंट की हम चर्चा करें तो अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, यह कोशिकाएं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, मसल सेल, द्वारा निर्मित होती हैं। आई बात समझ में। यह शरीर के अस्थितंत्र त्वचा के मध्य में स्थित है तथा यह शरीर के अंत आवरण को बनाने में सहायक है। ठीक है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू कहते हैं या पेशी तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, ये जो कोशिकाएं होती हैं ये मसल सेल्स द्वारा निर्मित होती हैं। जो कई सारी कोशिकाएं मसल सेल्स होती हैं वो आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं, मस्कुलर टिश्यू का यानी कि पेशीय ऊतक का निर्माण करती हैं। आई बात समझ में। चलिए
अगले पॉइंट की हम चर्चा करें तो इनके भीतर संकुचन का विशिष्ट गुण पाया जाता है, विशिष्ट गुण पाया जाता है। ठीक है, तो मसल्स क्या करते हैं? मसल्स जो है ये हमारी अस्थि तंत्र से यानी कि हमारी बोन के द्वारा क्या है, जुड़े हुए हैं। किससे? एक लिगामेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, टेंडन, यानी कि जो मसल है वो टेंडन के थ्रू हमारे बोन से जुड़ी हुई है। ठीक है, और संकुचन जो है यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन का जो इसका गुण होता है वो इसका विशिष्ट गुण है, जिसकी वजह से क्या करती हैं, ये हमें मदद करती हैं, सहायता करती हैं, किसमें? लोकोमोशन में यानी कि और मूवमेंट में। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा करें तो इनका यही विशिष्ट गुण हमारे शारीरिक क्रियाविधि में सहायक होता है, में सहायक होता है। ठीक है, आई आपकी बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा करें इसमें विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन उपस्थित होता है। एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन उपस्थित होता है। ठीक है, यह विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन कौन सा है? यह विशिष्ट प्रोटीन संकुचन शीलता का प्रमुख घटक है। ठीक है, तथा इनका जो केंद्रक होता है उसमें यह इनका जो केंद्रक होता है, ठीक है ना, उसमें यह जो विशिष्ट इनका जो केंद्रक होता है उसमें ये विशिष्ट प्रकार की कोशिका में पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, अब जो ये विशिष्ट प्रकार का जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन कौन सा होगा? यह प्रोटीन दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला हम बात करें, इसे हम कहेंगे एक्टिन, ठीक है। दूसरे की हम बात करें तो दूसरा होगा हमारा मायोसिन। ठीक है, ये दो तरह से होगा, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या देखा? जो पेशी ऊतक है वह हमारे शरीर में अस्थितंतु त्वचा के साथ मध्य में स्थित होता है और इस शरीर के अंत आवरण को बनाने में सहायक है। क्यों? क्योंकि क्या कर रहा है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, यह कोशिकाएं जो होती है मसल सेल द्वारा निर्मित होती है, यानी कि जो पेशी कोशिका होती हैं
उनके द्वारा ये निर्मित होती हैं। इनके भीतर संकुचन का जो है विशिष्ट गुण पाया जाता है और इसी विशिष्ट गुण की वजह से हमारी शारीरिक क्रिया में सहायक होते हैं, जिससे हम लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरी जो मसल्स हैं यानी कि जो मेरी पेशियां हैं वो मेरे अस्थि यानी कि बोन के द्वारा जुड़ी हुई हैं। तो मैं कोई भी अगर मैं लिख रहा हूं या चल रहा हूं या फिर रहा हूं, कुछ भी एक्टिविटी जो कर रहा हूं, जो क्रियाकलाप कर रहा हूं, उसमें ये सहायता कर रहा है। ठीक है, और ये किसके द्वारा जुड़ा होता है, ये टेंडन के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ठीक, चलिए तो आप यहां तक बच्चों इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसके बारे में और चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रब कर सकता हूं। चलिए ठीक है, तो हमने यहां पे कुछ पॉइंट्स की बात कर ली। अब देखिए जो हमने बात कर रहे हैं पेशी ऊतक की, तो जो इसमें पेशी ऊतक हैं ये कैसे होते हैं, ये लंबे तंतुओं के रूप में यानी कि फाइबर्स के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, यह कोशिका में लंबे तंतुओं के रूप में उपस्थित है, उपस्थित होते हैं, पहली चीज। दूसरी हम बात करें तो यह कोशिका में लंबे तंतुओं के रूप में उपस्थित है। ठीक है, यह कोशिका में लंबे तंतुओं के रूप में उपस्थित है तथा यह ऊतक हमारे शरीर में जाल रूपी संरचना बनाते हैं, जाल रूपी संरचना बनाते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में यह पेशियां इन पेशियों को करते हैं। हम यहां पे हमारे शरीर में इन पेशियों का जो निर्माण है वह भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है, भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है। किंतु यहां पर क्या है, किंतु यहां पर एक अपवाद है। जो हमारी आंख की जो सीलेरी होती है, और हम कह सकते हैं कि कोरोइड, जो सीलेरी बॉडी और जो कोरोइड होती है वो क्या होती है, वह मीजोडर्म से नहीं बनी हुई होती है, वो एक्टोडर्म से बनी हुई होती है। ये पॉइंट नोट कीजिएगा, ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं किंतु एक अपवाद है, अपवाद है कि आंख की आइरिस तथा सीलियरी काय यानी कि सीलियरी बॉडी में यह भ्रूणीय एक्टोडर्म से बनती है। हमने 3 तरह की जर्म लेयर के बारे में पढ़ा था, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो जो यहाँ पे शरीर को जो पेशियों का निर्माण हो रहा है मस्कुलर टिश्यू का, ये तो किससे हो रहा है, भ्रूणी मीजोडर्म के द्वारा हो रहा है। किंतु यहाँ अपवाद क्या है, जो हमारी आंख की आइरिस है तथा जो सिलेरी बॉडी है, सिलेरी काय है, मैं ये भ्रूणीय एक्टोडर्म से बनती है, ना कि ये मीजोडर्म से। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर में
639 तरह की पेशियां उपस्थित होती हैं। कितनी? 639 पेशियां उपस्थित होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है कि हमारे जो मनुष्य का शरीर है उसमें कितनी पेशियां उपस्थित होती है, तो हमें याद होना चाहिए कि 639 पेशियां जो हैं उपस्थित होती हैं। ठीक है ना। इसमें से अगर हम बात करें, इसमें से हमारे पीठ में, ठीक है, हमारे पीठ में 180 पेशियां उपस्थित होती हैं। कितनी होती हैं? 180 पेशियां उपस्थित होती हैं। बताइए, हमारे पीठ में ही सिर्फ 180 पेशियां उपस्थित हैं, लेकिन हमें बिल्कुल फील नहीं होता है। लेकिन क्या है, हम कहते हैं ना कि जो हमारा संपूर्ण शरीर है वो किससे मिलकर बना है? मस्कुलर टिश्यू से या पेशी ऊतक से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, जिसे हम मस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में आपको? चलिए, तो इसमें हम नेक्स्ट क्या चर्चा करेंगे? पीठ में 180 पेशियां हैं, ये आपने नोट डाउन कर लिया, मैं इसको रब कर सकता हूं। चलिए, अब अगर हम बात करें कि सबसे मजबूत पेशियां कहां पर उपस्थित होती है, तो देखिए, जो सबसे मजबूत पेशियां होती है वह मनुष्य के जबड़े में उपस्थित होती हैं। कोई कहता है ना आपसे, अरे मैं तेरा जबाड़ा तोड़ दूंगा, चिंता मत कीजिए, तोड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सबसे जो मजबूत पेशियां हैं हमारे जबड़े में उपस्थित होती है। ठीक है, तो कोई हमसे कह दे तो इस चीज का बुरा नहीं मानना, बोल देना कि हाँ ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगली हम चर्चा करते हैं, जब हम हंसते हैं, हंसने के दौरान आप मुस्कुराते हैं या हंसते हैं, तो इसमें भी क्या है, जो आपकी फेस लाइन है, आपकी जॉ लाइन है, ठीक है ना, आपके जबाड़ा है, इस पे कितनी 12 पेशियां ऐसी होती है जो आपको सिर्फ मुस्कुराने में, यानी कि हंसने में सहायता करती हैं। कभी नोटिस किया आपने इस चीज को? आज कीजिए, हंसिए, जोर जोर से ठहाके लगा के हंसिए। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे हंसने पर या मुस्कुराने पर शरीर की 12 पेशियां सहायता करती हैं। देखिए कितनी अच्छी बात पता पड़ी। ठीक है, हंसने पर भी हंसेंगे, खुलकर हंसेंगे तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि क्या है, इनमें संकुचनशीलता का गुण तो पाया जा रहा है ना भाई। इनके कोशिका में जो है केंद्रक है उसमें कैसा गुण है? संकुचनशीलता का गुण है, कॉन्ट्रैक्टाइल है। तो जब आप खुल के हंसेंगे तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जब आप कम थोड़ा मुस्कुराएंगे तो कम कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, कह सकते हैं हम इस चीज को। चलिए, अब देखिए, ये जो मस्कुलर टिश्यू है ये भी क्या है कि 3 प्रकार से विभाजित है। 3 प्रकार के ये होते हैं। कौन कौन से, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं पॉइंट, यह 3 प्रकार से विभाजित होते हैं या 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? पहला प्रकार है हमारा रेखित पेशियां, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। हम लिख सकते हैं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? स्ट्रेटेड मसल्स।
ठीक है, अगली हम चर्चा करते हैं अरेखित पेशियां। या इन्हें हम क्या कहते हैं, चिकनी पेशियां भी कहते हैं। ठीक है, चिकनी पेशियां। ठीक है, और इसे हम किस नाम से जानते हैं, और इसे हम यहां पे क्या है, ये स्ट्रेटेड है, तो ये कैसी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी अनस्ट्रेटेड। अनस्ट्रेटेड मसल्स। आई बात समझ में। और तीसरी और अंतिम होती है हमारी हृदय पेशियां। कौन सी होती हैं, हृदय पेशियां, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, आई आपको बात समझ में। ठीक है, यहां पर हमने 3 प्रकार की बात कर ली, रेखित पेशियों के बारे में जिन्हें हम स्ट्रेटेड मसल्स बोल रहे हैं, अरेखित पेशियों के बारे में जिन्हें हम चिकनी पेशियां या अनस्ट्रेटेड मसल बोल रहे हैं, और तीसरे हैं हमारी हृदय पेशियां जिनको हम कार्डियक मसल बोल रहे हैं, है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब एक एक करके हम इन तीनों को समझेंगे। तो तब तक आप यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं हमारी रेखित पेशियों के बारे में। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने एक पॉइंट हमारा रह गया है, उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम रेखीय पेशियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है कि हमारी जो मस्कुलर टिश्यू है, यानी कि जो पेशी उतक है, इसकी जो सेल्स होती हैं, ठीक है ना, वो किस तरह से होती हैं, एक बार हम देख लेते हैं। कि सपोज कीजिए आप ये कुछ इस तरह से सेल प्रेजेंट है, ये इसकी बाह्य परत, आउटर कवरिंग कुछ इस तरह से उपस्थित होती हैं। ठीक है, और इसके मध्य में एक सबस्टांस भरा हुआ होता है, जलीय, कुछ इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये जो आउटर कवरिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं सार्कोलेमा। ठीक है, और इसमें जो ये बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, ये जो फ्लूइड है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म। ठीक है, अब ये जो सार्कोलेमा शब्द है ये क्या है, ये भी 2 तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो यहां हम बात करें पहला, तो जो सार्को शब्द है, सार्को का मतलब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि संयोजी ऊतक। तो हम यहां लिखते हैं सार्को का मतलब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। ठीक है, और लेमा का मतलब क्या है, लेमा का अर्थ है यहां पर लेयर, अर्थात परत। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या कहा, इसको संयोजी ऊतक है और लेयर बना रहा है, यानी कि सार्कोलेमा। जो आउटर कवरिंग है, बाह्य परत आपको दिखाई दे रही है, क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सार्कोलेमा। और जो बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है बच्चों, आइए आपको बात समझ में। अब देखिए, यह सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये मस्कुलर टिश्यू है, यह हमारे शरीर का 40% भाग बना रहा है। कितना प्रतिशत, 40%। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, यह हमारे शरीर का 40% भाग बनाता है। इसमें
40% भाग किसका है? हम यहां लिखते हैं कि अस्थि, अस्थि का भाग है यहां पर 55% यानी कि बोन का। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं पेशी का। ठीक है, पेशी का भाग है यहां पर 40%। और जो ब्लड है यानी कि जो रक्त है, ये कितना प्रतिशत भाग बना रहा है? ये बना रहा है 5% भाग। देखिए तो यहां पर क्या हो रहा है, ये टोटल हमारे शरीर का जो मसल्स हैं, ये टोटल हमारे शरीर का 40% भाग बना रही हैं। सबसे ज्यादा भाग बना रही है हमारी अस्थि यानी कि हमारी बोन 55%, और जो पेशी है वो बना रही है 40%, और जो हमारा रक्त है हमारे शरीर भार का 5% बना रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, हमने कंप्लीटली देखा कि यहां शरीर का 40% भाग बन रहा है। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों? अब हम बात करेंगे हमारी रेखित पेशियों के बारे में। तो जब तक आपने इसको पूरा नोट डाउन कर ही लिया होगा, आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं इसे रब कर देता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है हमारी रेखित पेशियों के बारे में, यानी कि स्ट्रेटेड। देखिए रेखित से हमारा क्या मतलब होता है? रेखित से हम एक तरह से कह सकते हैं कि कैसी है, स्ट्रेट है यानी कि लंबी है। ठीक है, चलिए पहले इसे हम रब कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां हम किसकी बात कर लेंगे? अब हम यहां पे हम बात कर लेंगे रेखित पेशियों की। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, देख लीजिए। हाँ तो बच्चों अब हम किसकी बात करने वाले थे? हम बात करने वाले थे 3 प्रकारों की, जिसमें हम पहली बात करेंगे किसकी? रेखित पेशियों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी हेडिंग को नोट डाउन करेंगे। हमारी हेडिंग है रेखित पेशियां। ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम स्ट्रेटेड, सॉरी, जिसे हम स्ट्रेटेड मसल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए, अधिकांश जो पेशियां होती हैं हमारे शरीर के अंदर वो रेखित पेशियां ही होती हैं। ठीक है, हमने बात करी थी कितनी, हमारे शरीर में टोटल कितनी पेशियां उपस्थित हैं? 639 पेशियां उपस्थित हैं। उन 639 पेशियों में से भी 400 जो पेशियां होती है वो कैसी होती है? रेखित पेशियां होती है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम पहला पॉइंट हमारा लिखेंगे हमारे शरीर में सबसे अधिक रेखित पेशियां होती हैं। रेखित पेशियां उपस्थित होती हैं। पहली चीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा करें। कुल पेशियां जो कि कितनी है? 639 होती है। इनमें से कितनी पेशियां? लगभग 400 पेशियां रेखित पेशियां होती हैं। रेखित पेशियां होती हैं। आई बात समझ में?
ठीक है, सबसे अधिक पेशियां रेखित पेशियां उपस्थित होती है, और कुल पेशियां जो कि 639 है उसमें से 400 पेशियां रेखित पेशियां होती हैं। अगले पॉइंट की हम चर्चा करें, ये कैसी हैं? ये वॉलेंट्री मसल्स हैं, यानी कि ऐच्छिक जो है ये मसल्स होती हैं या ऐच्छिक पेशियां होती हैं जिन्हें हम कह सकते हैं। तो हम इन्हें क्या लिखेंगे? यह ऐच्छिक पेशियां होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, तथा इनका चेतना नियंत्रण मनुष्य की इच्छानुसार होता है। इच्छानुसार होता है, यानी कि वॉलेंट्री है तो ये हमारी इच्छा के अनुसार क्या करती हैं? एक्टिव होती हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की हम चर्चा करें तो क्या होगा? ये ऐच्छिक पेशियां हैं, वॉलेंट्री है। अब आपने कई बार देखा होगा कि जब जो ऐच्छिक पेशियां ये हैं, इस तरह की जो रेखित पेशियां होती हैं, जब हम अत्यधिक कार्य कर लेते हैं, हम जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा हमने चढ़ाई कर ली कहीं पे, है ना, कहीं हम टेरेस पे चले गए, कहीं पे कुछ भी, है ना, हमने बहुत ज़्यादा सीढ़ियां चढ़ ली, तो उस दौरान होता क्या है? जो हमारी ये मसल्स हैं इनमें क्या होना शुरू हो जाता है? इनमें दर्द होना शुरू हो जाता है या इनमें थकान रहना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब ये जो थकान होती है ये क्यों होती है? देखिए पहली चीज़ तो ये है कि जब थकान हो रही है तो इसके अंदर क्या हो रहा है? लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, यानी कि लैक्टिक एसिड का निर्माण हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रही है? जो हमारी पेशियां हैं, ये मसल्स हैं, इनमें क्या हो रही है? थकावट हो रही है। ठीक है, अब जब लैक्टिक एसिड का ज्यादा जमाव होता है तो हमें कैसा फील होता है? कि बिल्कुल अब हम चल ही नहीं पा रहे हैं, है ना, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि हमारे जो पैर हैं वो जाम से हो गए हैं। ठीक है, तो ये सब किस में होता है? इस रेखित पेशियों के अंदर होता है। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है कि लैक्टिक एसिड का जमाव हो रहा है। अब जो ये लैक्टिक एसिड है ये जब जमाव ले लेता है तो उसके बाद क्या होता है कि हम थोड़ा आराम करते हैं। जब हम आराम करते हैं तो ये जो जमा हुआ लैक्टिक एसिड है ये क्या होता है? पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है, बदल जाता है परिवर्तन के कारण। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड का ऑक्सीकरण होता है जिससे ये पायरुविक एसिड में चेंज होता है, और हमें क्या मिलता है? हमारी बॉडी को आराम करते ही रिलैक्स मिल जाता है, यानी कि हम बिल्कुल जो हमारे जो खिंचाव हो रहा था, जो हमारे थकावट हो रही थी, वो थकावट क्या होती है? एकदम से चली जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि अत्यधिक चलने या श्रम करने के बाद मांसपेशियों में कौन सी मांसपेशियां? रेखित पेशियां। ठीक है, मैं लैक्टिक एसिड यहां पे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, इसी कारण हमें थकान होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम यहां लिखते हैं। जब हम विश्राम करते हैं तो उस समय लैक्टिक एसिड का
ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड का ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकृत होकर पायरुविक एसिड का निर्माण करता है। पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। इसी कारण थकान कम हो जाती है। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए, अब अगर हम जनरली बात करें कि जो रेखित पेशियां हैं वो किस तरह की होती हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये हमारी जो रेखित पेशियां कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। ये देखिए, ठीक है। और इन रेखित पेशियों के मध्य में हमें क्या देखने को मिलते हैं? स्ट्रेशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेट होने की वजह से क्या बोलते हैं हम इनको? स्ट्रेटेड मसल। तो हमको इसमें स्ट्रेशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए आप कि कुछ इस तरह से इनमें आपको स्ट्रेशंस होते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हमें लाइट और डार्क बैंड दिखाई देते हैं, लाइट बैंड और डार्क बैंड, कुछ इस तरह से। ये देखिए आप, ठीक है। और इन्हीं के मध्य में कुछ इस तरह से आपको डॉटेड डॉटेड संरचना दिखाई देती है। ये कंप्लीट संरचना इस तरह से होती है। ये देखिए आप, ये क्या है? इसमें एक तरह से हम कहते हैं कि सार्कोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक है। संयोजी ऊतक का कोशिका द्रव्य, जिसे हम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है? ये कोशिका द्रव्य है संयोजी ऊतक का, जिसे हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम इसकी नामकरण कर लेते हैं। ये जो आउटर कवरिंग है बाह्य, इसको हम क्या बोलते हैं? ये होती है हमारी सार्कोलेमा, ठीक है। सार्कोलेमा से क्या अर्थ है हमारा? सार्कोलेमा से हमारा अर्थ है एक पतली झिल्ली नुमा संरचना, ठीक है। अभी जो इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, इसे हमने क्या बोला? यह है सार्कोप्लाज्म, ठीक है। इसका मतलब क्या है? यह है संयोजी ऊतक का कोशिका द्रव्य। क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, ठीक। अब क्या होता है, इसकी जो कहीं भी जो ये सेंटेंस है, इसकी पेरीफेरी में क्या है? कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। सभी जगह पे क्या होते हैं? यहां पर केंद्रक उपस्थित होते हैं। ये सेंटर में नहीं होते हैं, कहीं भी पेरीफेरी में हम कह सकते हैं कि उपस्थित होते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो यह है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं?
केंद्रक, ठीक है। ये केंद्र कैसा है, इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं हम इसको, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। वह पेरीफेरी में उपस्थित होता है, वह पेरीफेरी में उपस्थित होता है, ठीक है। ये सार्कोलेमा हो गई, पतली झिल्लीनुमा संरचना, ये सार्कोप्लाज्म हो गया, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, जो क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड और पेरीफेरी में उपस्थित है। आई आपको बात समझ में। चलिए अब हम अगली क्या देखते हैं। इसके अंदर देखिए ये क्या है, यहाँ पे जो सबको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये स्ट्रेटेंथ है। क्या बोलेंगे इनको हम, ये है हमारे स्ट्रेटेंथ। मैं इसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ, स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेटेड, ये स्ट्रेटेड है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि एक तरह से कह सकते हैं कि यह लाइट बैंड व डार्क बैंड, लाइट बैंड व डार्क बैंड दर्शाते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रेटेंड है ये लाइट बैंड और डार्क बैंड को दर्शा रहे हैं। तो ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर एक जो ये पे हमारा जो बैंड है, ये स्ट्रेटेंथ है, इसको हम एक को बाहर निकाल कर देखेंगे कि किस तरह से ये कार्य करता है, ठीक है बच्चों। तो तब तक आप एक काम कीजिए, हम इसको यहां पर ले लेते हैं, ठीक। चलिए, तो हमने क्या किया, हमने एक बैंड को बाहर ले लिया इस तरह से, ठीक है। अब इस बैंड के इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में, यहां पर क्या है, दोनों तरफ बंद है, यहां मध्य में ये दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये देखिए, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रेटेंथ पार्ट लिया है इसका, और इस तरह से ये यहां भी ये देखिए, ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा कौन सा होगा, और इसी के साथ में जो इसका आखिरी छोर का हिस्सा है, दोनों तरफ से ये भी क्या होगा, घिरा हुआ होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये वाला हिस्सा हमारा कहलाएगा डार्क बैंड, ठीक है। ये जो हिस्सा है, यह हिस्सा हमारा कहलाएगा लाइट बैंड। कौन सा बच्चों, लाइट बैंड, ठीक है। और जो ये वाला हिस्सा है, इसके पास वाला ये वाला हिस्सा भी आपका क्या कहलाएगा, ये हिस्सा भी आपका कहलाएगा लाइट बैंड, ठीक बच्चों। अब देखिए, लाइट बैंड को हम किससे शो करते हैं, लाइट बैंड का मतलब है आई बैंड, किससे डिनोट करते हैं हम इसको, आई बैंड से, ठीक है। और आई बैंड क्या है, यहां पे आई बैंड में आई का मतलब होता है आइसोटोपिक बैंड। कौन सा, आइसोटोपिक बैंड। ये जो आइसोटोपिक बैंड है, ये क्या करता है, यह अपने अंदर से जो है लाइट को पास होने देता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोपिक बैंड बोलते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, हम यहां लिख सकते हैं, यह लाइट पास करता है, यह लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। ये अपने भीतर से लाइट को पास होने देता है। दूसरे हम बात करें डार्क बैंड की, तो डार्क बैंड क्या होगा, डार्क बैंड को हम किस नाम से बोलते हैं, ए बैंड के नाम से,
ठीक है, और ए बैंड क्या है, यहां पे ए का मतलब है एन आइसोटॉपिक बैंड, एन आइसोटॉपिक बैंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहां पर कि ये जो आइसोटॉपिक बैंड था ये तो लाइट को पास करने दे रहा था, लेकिन जो एन आइसोटॉपिक बैंड है वो लाइट को पास नहीं होने दे रहा है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, यह लाइट को पास नहीं होने देता है। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखिए हमने लाइट बैंड देख लिया, डार्क बैंड देख लिया और लाइट बैंड वापस से देख लिया। ठीक है, तो यहां पे हमको आई बैंड को हमने आइसोटॉपिक बैंड बोला। अब इसी के मध्य में यहां पर कुछ ऐसे डिवाइडेशन होता है, या हम कहते हैं कुछ एक मेम्ब्रेनियस डिवाइडेशन होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट हुआ यानी कि ये यहां से लेकर और यहां तक का जो ये पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, जेड लाइन। क्या बोलेंगे बच्चों इसे हम बोलेंगे, ये जो हिस्सा ये कहलाएगा हमारा जेड लाइन। ठीक है, अब देखिए इस मेम्ब्रेन से लेके इस मेम्ब्रेन के मध्य की जो दूरी है उसको हमने क्या कहा, जेड लाइन कहा। ठीक है, इसी दूरी को हम किस नाम से जानते हैं, इसी दूरी को हम बोलते हैं सैक्रोमियर। क्या बोलते हैं, सैक्रोमियर। यानी कि दोनों तरफ की जो जेड लाइन है उन दोनों के मध्य की जो बीच की जो दूरी है उसको हम क्या कहेंगे, सैक्रोमियर कहेंगे। ठीक है ना, और इस जेड लाइन को हम एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से, क्रियोसिस मेम्ब्रेन के नाम से, क्रियोसिस मेम्ब्रेन या क्रियोसिस लाइन कह सकते हैं हम सिंपल लिख लेते हैं, क्रियोसिस लाइन के नाम से हम इसे जानते हैं। अब देखिए यहां पर इन चारों के बारे में हमने बात कर ली। अब जो हमारी डार्क लाइन है, डार्क लाइन के मध्य में भी आपको एक स्पेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक अवकाश दिखाई दे रहा है। यह अवकाश क्या है, इस अवकाश को हम कहते हैं, यह अवकाश हमारा कहलाता है एच लाइन। क्या कहलाता है बच्चों, ये एच लाइन। ठीक है, और इस एच लाइन को हम क्या बोलते हैं, हैंसेंस लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, हैंसन लाइन भी कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहां हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमने एक जो हमारा ये जो स्ट्रेटेड रेखित पेशी का डायग्राम था उसमें से हमने एक स्ट्रेटेड पार्ट को लिया और उसको हमने क्या समझा, जो हमने देखा इसमें जो लाइट बैंड वाला पार्ट है वो कौन सा है, आइसोटॉपिक बैंड है, आई बैंड है, जो क्या कर रहा है, लाइट को पास होने दे रहा है। इसी के साथ हमने देखा दोनों तरफ लाइट बैंड उपस्थित होता है जो लाइट को पास होने देता है, लेकिन मध्य का जो भाग है वो है डार्क बैंड। उसको हमने किससे डिनोट किया, ए से डिनोट किया, यानी कि ए बॉन्ड कहा। ये जो ए बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड होगा, एन आइसोटॉपिक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो जो एन आइसोटॉपिक बैंड है तो ये लाइट को क्या है, पास ऑन नहीं होने दे रहा है। अब इसी के बाद में क्या है कि यहाँ पे दो मेम्ब्रेनस आपको लाइन दिखाई दे रही है। दो मेम्ब्रेनस लाइन कौन सी है, इस तरफ भी जेड लाइन है, इस तरफ भी जेड लाइन है। इसको हमने किससे डिनोट किया, जेड से डिनोट किया। जेड का मतलब क्या हुआ, जेड को हमने बोला यहाँ पे इसको क्रियोस लाइन बोला। ठीक है, इन दोनों के मध्य की जो दूरी है उसे हमने सैक्रोमियर कहा। ठीक है, जो क्या है, एक तरह से कहते हैं कि इसकी एक यूनिट है। सैक्रोमियर को हम कह सकते हैं कि ये इसकी एक यूनिट होती है। ठीक, उसी के बाद देखिए जो डार्क लाइन है उसके मध्य में एक खाली अवकाश है। इस खाली अवकाश को हमने किस लाइन से डिनोट किया, एच लाइन से, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, हैंसेंस लाइंस के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, रेखित पेशी को अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, अरेखित पेशी या चिकनी पेशी के बारे में। तो बच्चों आप यहां तक नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं चिकनी पेशी या अनस्टेटेड मसल्स के बारे में। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं इसे रब कर सकता हूं, चलिए मैं इसे कंप्लीटली रब कर देता हूं। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, अगली हम चर्चा कर रहे हैं हमारी दूसरे प्रकार की पेशी के बारे में, जो है हमारी नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड को हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं।
चलिए बच्चों, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हमारी अगली पेशी के टाइप के बारे में। ठीक है, दूसरे नंबर जो है हमारी अरेखित व हम क्या कह सकते हैं, चिकनी पेशियां। ठीक है, अरेखित या चिकनी पेशियां, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम बोलते हैं नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, आरेखित जो चिकनी पेशियां हैं ये हमें कहां देखने को मिलती हैं? इस तरह की जो पेशियां होती हैं वह हम क्या ये कह सकते हैं कि जो इस तरह की पेशियां इनका अस्थि से कोई जुड़ाव नहीं होता है, जबकि जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं वो किससे जुड़ी हुई होती हैं? टेंडन के थ्रू अस्थियों से जुड़ी हुई थी। लेकिन अरेखित जो पेशियां हैं, जो चिकनी पेशियां जिन्हें हम कह रहे हैं, इनका जुड़ाव अस्थि से नहीं होता है। ठीक है, पहली चीज तो हम यहां क्या लिखेंगे? हम यहां हमारा पहला पॉइंट लेंगे, इस प्रकार की अस्थियों का जुड़ाव, इस प्रकार की पेशियों का जुड़ाव, ना कि अस्थियां, इस प्रकार की पेशियों का जुड़ाव अस्थि से नहीं होता है, अस्थि से नहीं होता है। ठीक है, पहली चीज। इसी के कारण, अस्थि से जुड़ाव नहीं होने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं? चिकनी पेशियां या अरेखित पेशियां कहते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, इसी कारण हम इन्हें अरेखित या चिकनी पेशी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगले पॉइंट की हम चर्चा करें। इस प्रकार की पेशियां हमें शरीर में कहां देखने को मिलती हैं? हमें शरीर में त्वचा की डर्मिस, ठीक है, आहार नाल, श्वास नली, ठीक है, इस प्रकार की जो पेशियां हैं हमें शरीर में त्वचा की डर्मिस में, आहार नाल में, श्वास नली में, गर्भाशय में, योनि जनन में, तथा शिश्न में देखने को मिलती है। या उपस्थित होती हैं। ठीक है बच्चों, अगले पॉइंट की हम चर्चा करें तो जो रेखित पेशियां थी वो किस तरह से थी? रेखित पेशियां जो थी उनके अंदर हमको मल्टी न्यूक्लिएटेड केंद्रक देखने को मिला था, लेकिन यहां पर ये कैसी होती हैं? ये यूनि न्यूक्लिएटेड फॉर्म के अंदर होती हैं। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? यह पेशियां यूनि न्यूक्लिएटेड
होती हैं, ठीक है, तथा इनमें थकाव नहीं होता है। ठीक है, देखिए इन पेशियों का जो जुड़ाव है वो अस्थि से नहीं है, ठीक है, और ये जो पेशियां ये यूनियन न्यूक्लिएटेड है, तो यूनियन न्यूक्लिएटेड होने के साथ साथ क्या इनमें थकाव भी नहीं होता है, जबकि जो रेखित पेशियां थी उनके अंदर लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है, उसके वजह से क्या था कि वहां पे हमें थकाव महसूस होता था। ठीक, अब थकाव इनके अंदर क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए एक तो यूनियन न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या है कि इनके अंदर लैक्टिक एसिड का जमाव नहीं होता है। ठीक, अगले पॉइंट की हम चर्चा करें तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो इस प्रकार की पेशियां होती हैं, यह पेशियां संरचना में स्पिंडल शेप की होती हैं। कैसी होती है? स्पिंडल के आकार की होती हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अब स्पिंडल का शेप कैसा होगा, हम क्या कह सकते हैं स्पिंडल का शेप किस तरह होगा, आप देखिए कुछ इस तरह से जो होता है स्पिंडल का शेप होता है आपके ये, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको ये स्पिंडल का शेप नजर आएगा। ठीक है बच्चों, और इसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस भरा हुआ होता है कुछ इस तरह से। इनमें सभी में ऐसे कुछ कोशिका द्रव्य यानी कि सार्कोप्लाज्म भरा हुआ होता है। ठीक है, और इसी में क्या मिलता है आपको, केंद्रक मिलता है, जो कैसा है, यूनियन न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, सिंगल होता है, यूनियन न्यूक्लिएटेड होता है। तो जो इसकी आउटर कवरिंग है, ये जो चीज है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सार्कोलेमा। ठीक, इसके मध्य में जो ये फ्लूइड भरा हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्म। ठीक, और ये जो उपस्थित है इसके मध्य में, इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस, जो कैसा है, यूनि न्यूक्लिएटेड। किस फॉर्म में है, यूनि न्यूक्लिएटेड की फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो यहां पे जो ये अरेखित पेशियां हैं, नॉन स्टेटेड मसल्स हैं, वो हमें स्पिंडल के शेप में दिखाई देती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने क्या समझ लिया, अरेखित पेशियों को समझ लिया। अब आगे हम किसकी चर्चा करेंगे, आगे हम चर्चा करेंगे हमारी कार्डियक मसल की। तब तक आप इसको यहां पर नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया। देखिए इसमें हम एक पॉइंट की और चर्चा करेंगे, हम उस पॉइंट को यहां पर लिख लेते हैं, इसी जगह पर हम इसको लिख लेते हैं कि ये जो पेशियां होती हैं, ये अनैच्छिक पेशियां होती हैं। ये अनैच्छिक पेशियां होती हैं, यानी एक ऐसी इनवॉलंटरी मसल्स, क्या बोल सकते हैं हम इनको, इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। तो अनैच्छिक पेशियां होने के कारण क्या, हमारा जो चेतना नियंत्रण है वो इन पर नहीं होता है। जैसे हम बात करें कि जो हमारी आहार नाल की जो कोश
पेशियां होती हैं, या जब हम कहते हैं कि क्या क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो है पेरिस्टलेटिक जो मूवमेंट होता है, जब हम फूड को यानी कि हम भोजन को जब हम निगलते हैं तो उस दौरान क्या होता है, जो यहाँ पे हमारे जो पेशियां उपस्थित होती है, मसल्स उपस्थित होती हैं, वो कौन सी होती हैं? वो ये नॉन स्टेरॉयड मसल्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये जो पेशियां होती है क्या करती है, ये पेरिस्टलेसिस मूवमेंट को शो करती है। जो हमारा खाना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो भोजन का जो गास लेने के बाद जो बोलस बनता है, वो बोलस कैसा है? ऐसे लहराता हुआ बिल्कुल जाता है। तो इसी जो मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टलेटिक मूवमेंट बोलता है, वो ये दर्शाता है, ठीक है। और इनमें जो संकुचन होता है, हम यह भी लिख सकते हैं कि इस पॉइंट को यहां पे हम मेंशन कर लेते हैं, इनमें जो संकुचन होता है वह धीमी गति से होता है। कैसा होता है? धीमी गति से होता है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट हम बात करेंगे हृदय पेशियों की, यानी कि कार्डियक मसल्स के बारे में, ठीक है बच्चों। तो मैं इसे रब कर सकता हूं? चलिए हम इसे रब कर देते हैं और हम चर्चा करेंगे हमारे कार्डियक मसल्स के बारे में। अब देखिए, कार्डियक मसल जो है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कार्डियक मसल हमारे हार्ट की मसल होंगी, ये कार्डियक में उपस्थित है। तो हमारे जो हार्ट्स की मसल होती हैं, हमारे हार्ट की मसल जो है उसे हम कार्डियक मसल कहेंगे। और ये कैसी होती है, इनका निर्माण कैसे होता है? मांसल भित्तियों के समान होती हैं, ये कह सकते हैं हम। चलिए, तो हम चर्चा करते हैं हमारी हृदयी पेशियों के बारे में। हृदय पेशियां, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं, कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। पहले पॉइंट की हम चर्चा करें इसमें, तो हमने अभी क्या बात करी? इस तरह की जो पेशियां होती हैं वह हृदय की मांसल भित्तियों में पाई जाती है। क्या कह सकते हैं हम? इस प्रकार की पेशियां हृदय की मांसल भित्तियों में पाई जाती हैं। पहली चीज, ठीक है। अब ये जो हृदय की मांसल भित्तियों में पाई जा रही है, तो इसमें क्या होता है? इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? मायोजेनिक हार्ट भी बोलते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसी कारण हम इसे मायोजेनिक भी कहते हैं, ठीक है। ये जो पेशियां होती हैं, हृदय की पेशियां, इनमें क्या होता है? जो केंद्रक होता है वह भी क्या है? एक की उपस्थित होता है, यानी कि यहां भी कैसा है? यूनिन्यूक्लिएटेड है। तो हम लिख सकते हैं इसमें पाए जाने वाला केंद्रक किस तरह का होता है? का केंद्रक यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। अगले पॉइंट की हम चर्चा करें, तो जो हृदय पेशियां हैं, इनके अंदर रेखित व अरेखित दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो केंद्रक होता है वो एक दूसरे से क्या है? अलग अलग स्थान पे अंतर्विष्ट रहता है। तो अगला पॉइंट हम क्या लिखते हैं? इस प्रकार की पेशियों में दोनों प्रकार के
रेखित तथा अरेखित गुण उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, तथा इनके केंद्रक अंतर्विष्ट तथा एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। दोनों प्रकार के गुण इसमें मिलेंगे हमें, जो हमें रेखित में और अरेखित में देखने को मिले थे। ठीक है, इसीलिए हमने क्या कहा, इसमें जो हृदय की मांसल भित्तियों में पाया जा रहा है तो हमने इसको मायोजेनिक भी कह दिया। इसमें पाया जाने वाला केंद्रक है वो यूनिन्यूक्लिएटेड है। ठीक, अब इसमें अगले पॉइंट की हम चर्चा करें तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की जो पेशियां होती हैं, इसमें हम ये कह सकते हैं कि सदा क्या है, कार्य करती रहती है, लेकिन ये थकती नहीं है, इनको भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार की जो पेशियां हैं, यानी कि हम कहते हैं कि हृदय की पेशियां कभी थकती नहीं है। क्योंकि देखिए कैसी है, जब जिस दिन से हम पैदा हुए हैं और हमारी मृत्यु के समय तक क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है, हमारा जो हृदय है, वो लगातार ही क्या करता है, क्रियाशील होता है, यानी कि धड़कता रहता है। और हार्ट को हम क्या बोलते हैं, पंपिंग ऑर्गन कहते हैं ना, जो क्या कर रहा है, एक तरह की मोटर की तरह कार्य कर रहा है, और पूरे शरीर में जो रुधिर है, रक्त है, उसका परिवहन कर रहा है। तो ये जो हमारे हृदय की जो पेशियां होती हैं, ये क्या होती हैं, ये कभी भी थकती नहीं है। तो इस तरह की जो पेशियां हैं, इनमें दोनों तरह के गुण हमें देखने को मिल रहे हैं, रेखित तथा अरेखित। ठीक, और हम ये कह सकते हैं कि ये इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इस तरह की जो पेशियां होती है वो भी कैसी होती है, अनैच्छिक पेशियां होती हैं, तथा यह पेशियां हम लिख सकते हैं अनैच्छिक होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो आज हमने क्या किया, आज हमने कंप्लीटली हमारी जो रेखित पेशियां हैं, अरेखित पेशियां हैं, और जो हमारी कार्डियक मसल्स टिश्यू है, उसको हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है, पूरी तरह से हमने इस पर चर्चा कर ली है। ठीक है, तो अब बच्चों ज़्यादा इसमें आपसे जो भी क्वेश्चन होते हैं वो इसी में से आपसे पूछ ले जाते हैं। अब जो तीसरी तरह का होगा वो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि रेखित, अरेखित और जो हृदय पेशियां हैं, इन तीनों में क्या अंतर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक टेबल फॉर्म के अंदर इसको हम समझ लेंगे। ठीक है, तो तब तक आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसको टेबल फॉर्म में समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हमने तीनों प्रकार की पेशियों के बारे में समझ लिया। अब इनको हम इनके डिफरेंस को समझ लेते हैं एक टेबल के रूप में। ठीक है बच्चों, चलिए। तो यहां पर हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर कुछ इस तरह से, 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां लिखते हैं हमारी रेखित पेशियां। ठीक है, दूसरी हम लिखते हैं चिकनी पेशियां। तीसरी हम बात करते हैं हमारी हृदय पेशियां। ठीक है, अब देखिए,
सबसे पहले पॉइंट की हम चर्चा करें तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, जो हमारी रेखित पेशियां हैं और जो हमारी चिकनी पेशियां हैं और जो हमारी हृदय पेशियां हैं, इन तीनों में क्या क्या अंतर होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बात करी थी कि जो हमारी रेखित पेशियां होती है वो कैसी होती हैं, हमारी रेखित पेशियां वॉलेंट्री होती हैं। वॉलेंट्री का मतलब ये कैसी होती हैं, ऐच्छिक पेशियां होती हैं। तो पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, इसमें कैसी होंगी, ऐच्छिक पेशियां होंगी। जबकि अगर हम बात करें चिकनी पेशियों में तो वो कैसी थी, वह अनैच्छिक पेशियां थी। किस तरह की थी बच्चों, अनैच्छिक पेशियां, ठीक है। और इसी तरह से जो हृदय पेशियां थी यह भी कैसी हैं, अनैच्छिक पेशियां हैं, लेकिन इनके अंदर रेखित व अरेखित दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, अनैच्छिक, अनैच्छिक पेशियां। आई बात समझ में, ठीक है। अगले पॉइंट की हम चर्चा करें तो जो हमारी रेखीय पेशियां हैं वो कैसी हैं। इसमें कैसा था, हमने बात करी थी इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड था ये, यानी ये क्या था, इसमें जो न्यूक्लियस है जो बहु केंद्रकीय है, या हम क्या बोलेंगे इसे, बहुकेंद्रीय, ठीक है। इसमें क्या थे, मल्टी न्यूक्लिएटेड था, हम यहां लिख सकते हैं इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, यानी कि बहुकेंद्र के था। और जो चिकनी पेशियां थी वो कैसी थी, एक केंद्र की है, ठीक है। हम लिख सकते हैं एक केंद्र की यानी यूनि न्यूक्लिएटेड। किस तरह की हैं, यूनि न्यूक्लिएटेड फॉर्म के अंदर है। और अनैच्छिक भी कैसी हैं, एक केंद्रीय, एक केंद्र की है। ये भी कैसी हैं, यूनि न्यूक्लिएटेड है। आ रही है बात समझ में। चलिए अब तीसरे पॉइंट की चर्चा करें। ऐच्छिक पेशियां हो गई, बहुकेंद्रीय की हो गई, यानी कि मल्टीन्यूक्लिएटेड फॉर्म में हो गई, और यहां पर हमारी एक केंद्र की व एक केंद्र की हो गई, ठीक है। अब हमें क्या, रेखित पेशियों में हमें क्या देखने को मिलते हैं, स्टेशंस देखने को मिलते हैं। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, यहां स्टेशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। जबकि यहां पे क्या होते हैं, अनैच्छिक पेशियों में स्टेशंस नहीं होते हैं, स्टेशंस एब्सेंट हम लिख सकते हैं, यहां पर अनुपस्थित होते हैं। जबकि जो हृदय पेशियां हैं उसके अंदर हमको स्टेशंस देखने को मिलते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं स्टेशंस उपस्थित। आई बात समझ में। तो यहां पे हमको देखने को मिला। फोर्थ पॉइंट की हम बात करें, रेखित पेशी के अंदर क्या होता है कि तीव्र संकुचन देखने को मिलता है, तीव्र ही संकुचन व असंकुचन उपस्थित। जबकि इसमें कैसा था, इसमें धीमा धीमा ही संकुचन हमें देखने को मिला व धीमा असंकुचन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की हम बात करें, धीमा असंकुचन, ठीक है। और जो स्ट्रेट मसल्स है इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या होता है, स्लो कॉन्ट्रैक्शन और स्लो होता है। तो हम इसमें भी लिख सकते हैं कि इसमें भी धीमा संकुचन उपस्थित होता है। ठीक है, तीव्र संकुचन, धीमा संकुचन और धीमा संकुचन हमें इसमें देखने को मिला, ठीक है बच्चों। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। ये जो रेखित पेशियां हैं, ठीक है, ये कैसी होती हैं, यह पेशी थकती है, क्या लिख सकते हम, थक जाती है। क्यों थक जाती है,
क्योंकि इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है। जैसे हम आराम करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में बदल जाता है, नहीं पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है ना, तो उस वजह से क्या होता है कि जो उसका जो गुण है थकावट का वो खत्म हो जाता है। तो उसी वजह से हमें आराम मिलता है जब हम कहीं थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, आराम फरमा लेते हैं। ठीक है, इसमें यह पेशी थकती नहीं है, थकती नहीं है, जबकि यह भी नहीं थकती है। क्योंकि हमें पता है हमारी हार्ट की मसल जब से हम पैदा हुए हैं तब से लगातार हमारा हार्ट क्या कर रहा है, धड़क रहा है। ठीक है, ये कैसी हैं, इस तरह की जो रेखित पेशियां होती हैं ये कैसी होती हैं, स्केलेटल मसल्स बोलते हैं इनको हम। ठीक है ना, कंकाली पेशियां। स्केलेटल, ठीक है, ये होती है हमारी नॉन स्केलेटल। ठीक, आई बात समझ में। और ये भी हमारी तीसरी कौन सी होती है, हृदय पेशियां, ये भी कैसी होती है, नॉन स्केलेटल। हमारा हार्ट कैसा है, मायोजेनिक हार्ट है। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या किया हमने, हृदय पेशियों को भी, मतलब रेखित पेशियां और चिकनी पेशियां और हृदय पेशियां, इन तीनों में हमने जो इनके जो मुख्य मुख्य कारक है उनको हमने यहाँ पे इस टेबल के फॉर्म के अंदर समझ लिया। आगे बच्चों बात समझ में, चलिए इस टेबल को हम अच्छे से कंप्लीट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हमने क्या देखा, हमने कंप्लीटली चर्चा कर ली हमारी रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशियों के बारे में, किस तरह से इनका शेप होता है, किस तरह से इनकी संरचना होती है, किस तरह से ये कार्य करते हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, नर्वस टिश्यू के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।